हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैं इकोनॉमी का टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। इनसाइट्स का ये सेकंड टेस्ट है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर टू बी द लाइबिलिटीज। पूछा आरबीआई की क्या क्या है। करेंसी विद द पब्लिक, यस, क्योंकि आपने जो करेंसी जो हमारी पब्लिक की करेंसी पड़ी है वो उसको देनी ही देनी है, तो वो लाइबिलिटी है आरबीआई की। डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई, यस, ये भी उसको देना है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमांड करेगी हाँ मेरे को मेरे पैसे, तो वो देगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, वो एसेट्स हैं आरबीआई के, वो लाइबिलिटीज़ नहीं है। वोल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, यस, ये भी बात है, ठीक है। वोल्ट कैश क्या होता है, ये मेनली कमर्शियल बैंक्स कब यूज़ करते हैं, जैसे आप चेक देते हो तो उसके बदले में जो पैसा देते हैं ना, सपोज अगर आपने बोला कि मुझे 10,000 निकालना है, आप उसको चेक दे दो, तो 10,000 रुपये वो जो देते हैं ना वो वोल्ट कैश ही होता है, ठीक है, वो चेक्स के बदले में। तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्या है, ये लायबिलिटीज़ हैं आरबीआई की, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर द ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नो, देखो आपको पता होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ट्रेजरी बिल्स कभी भी इशू नहीं कर सकती। ट्रेजरी बिल्स वो इशू होते हैं जो लेस देन 1 ईयर के लिए इशू होते हैं, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मतलब कि जिनका बिल्स जिनका वैल्यू ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए ही इशू कर सकते हैं, तो ये गलत होगी। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग फ्रॉम पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द स्टेट को, मेरी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Which of the following measures can be taken by the RBI to arrest the depreciation of the Indian rupee in the foreign market? अब मतलब कि आपका जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हुआ जा रहा है, उसकी वैल्यू कम हो ही जा रही है, तो उससे अरेस्ट करने के लिए, उसे सही करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है। फॉलोइंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यस, वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बरतेगी। सेलिंग द फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है। देखो अगर क्या है, आप मनी का फ्लो बढ़ा दोगे, फॉरेन करेंसी को अपने इंडिया में बेच के उसका मनी का फ्लो बढ़ा दोगे, तो उसकी जो फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो इस वजह से जो हमारा इंडिया की जो रुपी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वजह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। Consider the following statement. Article 169 of the Indian Constitution provides for a state or UT with the legislative to have a legislative council in addition to its legislative assembly. The strength of a legislative काउंसिल ऑफ स्टेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द एमएलएस ऑफ द स्टेट। देखो जो आर्टिकल 169 में उसमें सिर्फ ये बात करी हुई है कि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करी है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पता ही है एमएलएस की पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी एमएलएस होंगे स्टेट के उसके 1/3 ही हमेशा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश है द लेजिस्लेटिव। देखो मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। Which of the following methods can be used to reduce current account deficit in the balance of payment? मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया था करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, एक बात बताओ, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दोगे तो आपको डेफिसिट और बढ़ेगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, ये बात बिल्कुल सही है। डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, देखो अगर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यूएट कर देते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, और हमारे अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो उससे क्या है कि जो हमारा डेफिसिट होता है ना वो कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से देखो चाइना क्या करती है, चाइना करेंसी अपनी जानबूझ के करती है डिप्रिशिएट करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने, ठीक है, इस वजह से ये होता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चेंज इन द रियल जीडीपी ऑलवेज मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज अंडरगोइंग चेंज, यस, बिल्कुल बात सही है। द डिफरेंस इन द रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एट द बेस ईयर एंड करंट। ऑफ कोर्स देखो आपको पता है नॉमिनल जीडीपी है वो हम करंट प्राइस पे करते हैं, रियल जीडीपी हम कॉन्स्टेंट प्राइस पे करते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस हमें यही बताता है कि जो 2011 में देखो 2011 में देखो मैं क्या करती हूँ, जो रियल जीडीपी का डिफरेंस लेती हूँ वो 2011 के डिफरेंस पे लेती हूँ, और जबकि जो नॉमिनल जीडीपी निकालूंगी वो मैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालूंगी, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि हाँ 2011 और 2019 के बीच में जो गुड्स है सर्विसेज का क्या प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस आया, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडिया फॉरेक्स। फॉरेक्स की बात करी हुई, इट कंसिस्ट ओनली ऑफ द फॉरेन करेंसी गोल्ड एंड स्पेशल, देखो ये बात बिल्कुल गलत है, ओनली नहीं होगा, एक सेकेंड गाइस, हाँ सॉरी, ठीक है, एक मिनट, ये बिल्कुल बात सही है कि ओनली नहीं होगा, ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या गलत है। एसडीआर हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, फॉरेन करेंसी है उनका ज़्यादा शेयर है। इंडिया हैज़ मोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देन यूएसए, देखो ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द पीएम लघु व्यापारी मनधन स्कीम, ये आपको पता भी होगा। ऑल द शॉपकीपर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड द रिटेल टेंडर्स विद जीएसटी टर्नओवर बिलो ₹1.5 करोड़ कैन एनरोल इन दिस स्कीम, यस, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो क्या कर सकते हैं, इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। द पर्सन एलिजिबल फॉर दिस स्कीम शुड बी ऑफ द एज ग्रुप 18 to 40 ईयर, बिल्कुल बात सही है। द मैनेजर ऑफ दिस पेंशन फंड इज द एलआईसी, ये तीनों की तीनों बातें क्या सही है, आपको पता होना चाहिए कि एलआईसी क्या है, इस पेंशन फंड का मैनेजर है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ये बात बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सटर्नलिटीज और ऑलवेज नेगेटिव, नो। देखो एक्सटर्नलिटीज होती क्या है, जिस वजह से क्या है हमारे हार्म भी पहुंच सकता है या फिर बेनिफिट भी पहुंच सकता है। मतलब अगर आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखोगे तो क्या हमारा वो हार्म मतलब कि बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो पोल्यूशन की वजह से क्या है हमारा हमें हार्म हो रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। जबकि बाकी एक्सटर्नलिटीज़ बेनिफिट भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इंडिया एक्सचेंज रेट्स विल इंक्रीज, इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज होएगा कब? इंडिया इज गोइंग टू यूएस फॉर टूरिज्म एक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप टूरिज्म एक्टिविटी के लिए यूएस जा रहे हो तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज होएगा। अमेरिकन पीपल विजिटिंग इंडिया फॉर लेजर, नो। डिमांड फॉर द फॉरेन गुड्स ड्रॉप इन इंडिया, तो ये तो और क्या होएगा, हमारा डिक्रीज होएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ सही है। With reference to the wholesale price index, consider the following statement. WPI is issued by the RBI as the anchor of the inflation line. नहीं देखो wholesale मैं आपको बता दूं, जो wholesale price index है वो इकोनॉमिक एडवाइजर क्या करते हैं, इशू करती है। RBI के द्वारा ये इशू नहीं किया जाता, ना यूज़ किया जाता। RBI जो यूज़ करती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ करते हैं, वो भी ऑल इंडिया का कंबाइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट मेजर्स द प्राइस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिटेल बाय, नहीं तो ये तो रिटेल के लिए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये तो होलसेल का करती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। WPI कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको पता होना चाहिए होलसेल प्राइस इंडेक्सेस में सर्विसेज को तो कवर करते ही नहीं, वो सिर्फ गुड्स को ही कवर करते हैं, ठीक है। तभी होलसेल प्राइस इंडेक्स को होता है, ये हमारा जो रियल रिफ्लेक्ट तो करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट के गलत है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सफर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट गिव्स आउट द रियल टाइम एयर क्वालिटी index on a 24/7 basis with the color coding along with the 72 or advanced forecast year. Guys, ये current affairs का क्वेश्चन है। It has been implemented in the whole country on an operational basis for 1 year, नहीं ये बात गलत है। It will monitor all the weather पैरामीटर्स लाइक द टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड डायरेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। देखो बाकी सफ़र जो इंप्लीमेंट हुआ है वो 4 सिटीज़ में हुई है, दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, ऑपरेशनल सर्विस में, ठीक है। तो पूरे साल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड 4 चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करती है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज बाय द वेरियस कंट्रीज, देखो ये तो गलत हो जाएगा ना, अगर आप प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच रखोगे तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस पर एग्रीगेट डिमांड पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम, ये हो सकता है, मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। इंक्रीज द FDI लिमिट फॉर द वेरियस सेक्टर्स, का मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि हाँ क्रेडिट अवेलेबिलिटी है तो इन्वेस्टमेंट है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाय अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का क्या है इकोनॉमी में, करेंसी दैट इज द नोट्स प्लस कॉइन्स, यस मनी सप्लाई हो रही है। इंटर बैंक डिपॉजिट विच आर कमर्शियल होल्ड इन एन कमर्शियल बैंक, तो इससे क्या मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में, आप बताओ। डिस्पाइट्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक दैट इज द नेट डिमांड, ऑफकोर्स भाई हम जनता के जो बैंक्स में डिपॉजिट रखे हुए हैं उससे हमारी मनी सप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज, देखो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे हम मैनेज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करते हैं उसमें इंटरफेयर करती है, ठीक है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड द फिक्स्ड, नो ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड द एप्रिसिएशन आर द कंसेप्ट यूज इन द, नो। द सेंट्रल बैंक इंटरवेन टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट वेदर अप्रोप्रिएट, नो। ऑफिशियल रिजर्व टैक्सेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड, कार्स, पैक्ड फूड आइटम, स्ट्रीट लाइटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आर द नॉन रिवाइलर, देखो नॉन रिवाइलर गुड्स वो होते हैं जिनके कंज्यूम करने से किसी दूसरे बंदे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे पब्लिक गुड्स हो गए, ठीक है, अगर मैंने स्ट्रीट लाइटिंग का यूज़ कर रही हूँ तो इससे क्या किसी दूसरे बंदे के यूज़ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं ना, क्योंकि तो यूनिवर्सल है, तो ये नॉन रिवाइलर है। लेकिन कार्स, अगर सपोज करो 10 कार्स हैं मार्केट में, मैंने एक कार परचेज कर ली तो दूसरे के बंदे पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी ऑप्शन कम हो गया, ठीक है। पैक्ड फूड आइटम से भी इस वजह से फ़र्क पड़ेगा, रेडीमेड गारमेंट्स में भी यूज़ करेगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्या है वो रिवाइलर्स गुड्स की डेफिनेशन के अंदर है, लेकिन जो नॉन रिवाइलर्स गुड्स होते हैं जो मेनली पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन रिवाइलर्स गुड्स की नेचर में आते हैं, ठीक है। जैसे आप ट्रेन यूज़ कर लो, बस यूज़ कर लो, ये सब क्या है नॉन रिवाइलर्स गुड्स में, ठीक है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट सही है।
विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? सिंगरौली, नेवाली, चेन्नई, तालचेर, झरसुगड़ा। तो भाई चारों के पांचों क्या हैं? इसके सल्फर डाइऑक्साइड के स्पॉट्स हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंजेक्शन ऑफ मनी इन द इकोनॉमीज ऑफ द परमानेंट नेचर इन एन OMO, ये बात बिल्कुल सही है। द RBI कंस्ट्रक्ट्स रेपो एंड द रिवर्स रेपो इन 7 and 14 मैच्योरिटी डेट। नहीं, देखो 7, 14, 28, 56 डेज इन सब के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ओनली तो कर बात करते गलत हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नहीं किया जाता, ये RBI के द्वारा किया जाता है। इट विल बी द जीरो इन केस ऑफ द क्लोज इकोनॉमी। ऑफकोर्स देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं? मेनली क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या है उसके हिसाब से करते हैं। अब जो क्लोज इकोनॉमी में ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इम्पोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जीरो ही होगा ना, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इकोनॉमिक एजेंट्स? कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट। तो कोई सारे के सारा क्या है? इकोनॉमी में योगदान करते हैं, तो इकोनॉमी के एजेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेज रेवेन्यू रिसीव्स आर दोज रिसीव्स दैट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब आप इसको क्लेम नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि अब आपने जो टैक्स दे दिया वो दे दिया, ठीक है, उसको क्लेम नहीं कर सकते। कैपिटल रिसीव्ड ऑलवेज एट डेप्ट टू द गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है भाई, दो तरह की होते हैं, डेप्ट भी होते हैं, नॉन डेप्ट होते हैं। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा कमा रहे हो वो तो आपका नॉन डेप्ट है ना, तो ये हमेशा तो ये नहीं कि वो डेप्ट करिए। अगर आप बोरिंग्स कर रहे हो तो वो डेप्ट है, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द RBI। SLR, यस, रिडक्शन क्या कर सकता है? SLR कर सकता है। इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक, ये काम नहीं कर सकता। परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। इनका कुछ एक्शन है जो RBI के, तो फर्स्ट एंड थर्ड को आंसर बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो कोई तीन तरह पे डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरिंग पे, माइनिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। आपको पता होना चाहिए। IIP मेजर द जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन कंट्री, बात बिल्कुल सही है। इट कवर दैट ऑन 3 सेक्टर, मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बात सही है। द बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज 2004-5, ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो अभी तो आपको वैसे ही पता है कि 2011-12 हर चीज़ का बेस ईयर चल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया ऑटोमेटिकली मोनिटाइज बाय द RBI थ्रू द एड होक ट्रेजरी बिल्स, ये हो सकता है। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हेल्प द बजट डिवीजन इन द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द बजट डाटा। नो, एक सेकेंड, इसमें इसमें क्या है? इनकरेक्ट पूछा है। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करते हैं। फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया ऑटोमेटिकली मोनेटाइज बाय द RBI थ्रू एड होक ट्रेजरी बेसिस, नहीं, ऐसे गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हेल्प द बजट डिवीजन इन द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ बजट डाटा, ये NIC क्या करती है? हेल्प करती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजट फॉर्मेशन ऑफ बजट, नहीं, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से हमारे करती है? रेमिटेंसेस अकाउंट्स के करंट अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में करना है। एक्सटर्नल असिस्टेंस ये करती है। कॉमर्शियल बोरिंग्स यस। नॉन रेजिडेंस डिपॉजिट, ये NRE डिपॉजिट, ये सब क्या है? कैपिटल अकाउंट में आता है, जबकि करंट अकाउंट में रेमिटेंसेस आता है, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, FPI, एक्सचेंज रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द करंट अकाउंट बैलेंस? देखो, करंट अकाउंट बैलेंस की बात करिए तो देखो इन्फ्लेशन भी हो सकता है, नेशनल, देखो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस में आता है, तो ये तो इफेक्ट कर ही नहीं सकती ना, जिस वजह से थर्ड गलत हो गया। बाकी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये बताना है कि हमारे इंडिया में किससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो यूज़ होती है वो थर्मल एनर्जी होती है, फिर उसके बाद हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, फिर उसके बाद हमारी होती है हाइड्रो पावर, और सबसे एंड में होता है न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो आपने क्या करना है? उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा रहा, तो ये हमने लगा दिया 3, 2, 4, 1। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कैटेगरी फॉर्मल सेक्टर वर्क? फॉर्मल सेक्टर वर्कर, पुलिस कांस्टेबल, यस, वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है भाई। सिविल इंजीनियर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज 11 वर्कर्स। देखो 11 वर्कर्स आगे मतलब 10 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी बात सही है, ठीक है। वर्कर्स इन अ होटल विच हैव 7, देखो 7 आ गया तो इसका मतलब अनऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर इनकरेक्ट अबाउट द इनकरेक्ट पूछा है? नो इंडिया प्रोग्राम, इट इज एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन पार्टनरशिप विद स्टेट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा स्टार्ट किया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडियन डायस्पोरा अवेयर अबाउट द कल्चर हेरिटेज
आर्ट एंड टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द कंट्री। देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो इनकरेक्ट पूछा तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, इनकरेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेंसस ऑफ इंडिया, नीति आयोग, NSSO, लेबर ब्यूरो, विच ऑफ द गिवन अबव ऑर्गेनाइज द एम्प्लॉयमेंट डाटा। देखो वैसे आपको पता होना चाहिए NSSO क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट डाटा क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। बाकी इसके साथ और कौन करता है हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 और 4 क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो हम जरा इसमें देख लेते हैं कौन कौन करता है। सेंसस ऑफ इंडिया भी इसमें योगदान करता है और लेबर ब्यूरो भी करता है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ क्या है, इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, लगता है क्वेश्चन पीछे रह गया। With reference to the planning in the India, consider the following statement. The second 5-year plan emphasizes on the establishment of heavy industry. आपको पता होगा कि इसके अंदर हमने आयरन एंड स्टील प्लांट की इंडस्ट्रीज भी सेटअप करी, तो ये बात बिल्कुल सही है। द थर्ड 5-year plan introduce the concept of import substitution as a strategy for the industry. आपको पता होगा तब हमारी जो इकोनॉमी थी, क्लोज इकोनॉमी थी, इंपोर्ट था तब होता नहीं था, तो सेकंड स्टेटमेंट से गलत हो गया। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लीगल टेंडर। देखो लीगल टेंडर वो होती है जो जैसे आपकी करेंसी होगी, जो कॉइन्स होगी, वो क्या है, जो लीगली क्या है RBI के द्वारा क्या गया है कि इसको आप एक्सेप्ट करनी है एट एनी सेटलमेंट, ठीक है। तो ये लीगल टेंडर का मतलब ये होता है। द मनी विच इज टेंडर्ड एट एनी कोर्ट बाय पार्टीज टू पे द फी ऑफ द लीगल नो द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ इस क्लेम। ये मैंने अभी आपको बताया कि आप इसे एक्सेप्ट कर ही सकते हो अपने सेटलमेंट में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। द मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, देखो चेक्स कभी भी लीगल टेंडर में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी। द बॉन्ड्स इशूड बाय द RBI तो नहीं, ये हो ही नहीं सकता, बॉन्ड्स की बात तो अलग होगी, ठीक है। With reference to the minimum spot price, consider the following statement. It is announced by the Commission for Agriculture Cost and Prices. देखो गाइज यहाँ पे आपको फंसा दिया, ये अनाउंस कौन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस। इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। अगर ये रिकमेंडेशन बोलता तो ये स्टेटमेंट गलत होती, ठीक है, लेकिन अनाउंस कौन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। कोकोनट एंड शुगर केन आर कवर्ड अंडर द मिनिमम स्पॉट प्राइस, ये बात बिल्कुल सही, मिनिमम स्पॉट प्राइस के अंडर कवर है, ठीक है। बस शुगर केन के लिए हम क्या करते थे, अलग से FRP करते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। गाइस अगर आपने मेरी PT 365 जो करंट अफेयर्स की मैं चला रही हूँ, अगर आपने पढ़ी तो आपको पता होगा कि ये इंडिया भूटान के अंदर है, ये मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई थी न्यूज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखो ये कि मतलब कि अगर मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो मेरा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट यही है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिमांड, नहीं। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन वर्क फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन सप्लाई, नहीं। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन लेबर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो मेन अच्छी सी इन्फॉर्मेशन वो ये थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मेरा एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ता है, तो इसी की वही मेजरमेंट थी, ठीक है। आगे बढ़ते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, अरेंज द फॉलोइंग डेफिसिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमारा सबसे ज़्यादा, पहले बता दूँ, हमारा सबसे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट है, उसके बाद हमारा जो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जो हम स्टेट्स को ग्रांट देते हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस द ग्रांट्स टू द स्टेट, ठीक है। बजट डेफिसिट में हमारा क्या होता है, जो कि बजट हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर होता है। प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस जो हमने अभी इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम बताते हैं फिजिकल डेफिसिट है सबसे ज़्यादा, फिर हमारा क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, फिर उसके बाद हमारा जो है वो प्राइमरी डेफिसिट है, और सबसे एंड में क्या है हमारा बजट डेफिसिट, ठीक है। तो ये 1 4 3 2 क्या है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी देखो क्या होता है, एक दो तरह की पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डील की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो RBI के द्वारा डील की जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये RBI करता है। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। देखो रिकैपिटलाइजेशन जो बैंक करेगा वो गवर्नमेंट करेगी, RBI नहीं करेगा। वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider the following statement about the personal income. It is a part of the national income that is the received by the household. ये बात बिल्कुल सही है। ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ईयर। देखो ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या करता है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कोई स्कॉलरशिप दे रही है, तो वो आपके पर्सनल इनकम का तो पार्ट है ना, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, आपको पता है सिटीजन ओरिएंटेड होती है। Consider the following statement. It represents the monetary value of all the goods and services produced within a country over a specific period of time. Within a country तो यार ये तो गलत हो गया ना, ये तो इंडियन सिटीजन्स के द्वारा चाहे वो कहीं भी कमा रहे हो पैसे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन GDP, नहीं, जरूरी नहीं है इंडिया में GDP ज़्यादा है एज कम्पेयर टू GNP, लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें GNP ज़्यादा है GDP से, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
Consider the following statements about the inventories. These include the stock of the unsold finished goods and semi-finished good, but not raw material. क्यों raw materials भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. Inventory is a stock variable, but change in the inventory is a stock variable. ये बात बिल्कुल सही है. Change in the inventory of the firm is treated as an investment. ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है. Which among the following are known as the गिरमिटिया कंट्रीज. देखो गिरमिटिया कंट्रीज क्या होती हैं. देखो गांधी जी भी गिरमिटिया थे, जो मेनली क्या है मिड 80s में या मिड 18s में मेनली क्या है, जो लोग किसी और कंट्रीज़ में चले गए थे उन्हें क्या हम बोलते हैं, गिरमिटियाज बोलते हैं. और जिस कंट्रीज़ में मेनली गए थे उन कंट्रीज़ को हम गिरमिटिया कंट्रीज़ बोलते हैं. ठीक है, मॉरिशस में भी गए थे, फिजी में भी गए थे, सूरीनेम में भी गए थे. इंडिया में तो यार इंडिया से तो गए थे ना, तो इंडिया क्यों काउंट करोगे, 3 तो पकड़ो. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ आर द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. Consider the following statement. Public provision means that the goods and the services are financed through the budget and can be used without any direct payment. ये बिल्कुल बात सही है. Public goods may be produced by the government or the private sector. ये बिल्कुल पब्लिक गुड्स कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर भी. तो पहली और दोनों स्टेटमेंट दोनों की दोनों क्या है, सही है. Which of the following are the part of the capital. देखो कैपिटल शिप्स की बात करें, कौन कौन सी पार्ट है. पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, यस ये कैपिटल शिप का पार्ट करता है. ग्रांट फ्रॉम द, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है ना, आपको पता होना चाहिए कैपिटल शिप तो मेनली लाइबिलिटीज आती हैं. ग्रांट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, देखो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बात करेगा. ठीक है. प्रोसीड फ्रॉम द यस डिसइन्वेस्टमेंट से कैपिटल रिसीट आएगा, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रेवेन्यू देखो कस्टम ड्यूटी से तो रेवेन्यू वो तो हर डे बाय डे करेक्ट होता है, तो ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा. ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट बर्डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. फिजिकल डेफिसिट मेरा बढ़ रहा है तो मैं गवर्नमेंट किस हिसाब से इसका बर्डन कम करेगी. बाय डिक्रीजिंग इट्स स्पेंड, यस अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी. बाय इंक्रीजिंग द टैक्स, यस वो टैक्स रेट बढ़ाएगी ताकि मेरे पास रेवेन्यू ज़्यादा है. बाय विड्रॉइंग फ्रॉम द नॉन एसेंशियल सेक्टर्स, ये बात बिल्कुल सही है, मैं ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी. ठीक है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. Consider the following statement about investment in an economy. Investment invariably means the growth or net addition to the capital stock. ये बात बिल्कुल सही है. The part of the final output that comprises of the capital goods constitute gross investment of an economy. Yes, net investment is obtained by removing the spending made on depreciation from the growth investment. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. Which among the following are the activities in which a company can fulfill their CSR. आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट्स होती हैं उन्हें क्या है अपना 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. ठीक है, तो किस सेक्टर में जो CSR फंड हमारे पास इकट्ठा होता है कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, मॉल न्यूट्रिशन यस कर सकते हैं. मेजर्स फॉर द बेनिफिट फॉर द वॉल, देखो जो CSR जो हम फंड मेनली यूज़ करते हैं वो हम वेलफेयर के लिए ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मॉल न्यूट्रिशन यस. मेजर्स फॉर द बेनिफिट फॉर वॉर विडोज एंड यस. प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना यस. एनवायरमेंट बेनिफिट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यस. तो चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट फॉर द करेंसी डिपॉजिट. देखो गाइज मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने रिवर्स डिपॉजिट रेशियो भेजा था. रिजर्व डिपॉजिट रेशियो में क्या होता है, बैंक्स के पास कितना कैश आ रहा है. करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब है कि पब्लिक जो आम जनता है उसके पास कितना करेंसी है. इट इज़ द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन द बैंक डिपॉजिट. ये बात बिल्कुल सही है, मतलब कि जो करेंसी पैसा मतलब कि पब्लिक ने अपने पास रखा है एज कम्पेयर टू अपने बैंक्स में. ठीक है, दे विल बी इंक्रीज इन CDR ड्यूरिंग द फेस्टिवल. यस, आपको पता है फेस्टिवल्स में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करते हो मतलब शॉपिंग करते हो या खर्चा करते हो, तो इसका मतलब आपके पास करेंसी उस वक्त ज़्यादा है ना, तभी तो कर रहे हो ना. तो ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. Consider the following statement. A country can have trade deficit and the current account surplus साइमल्टेनियस. देखो करंट अकाउंट सरप्लस में हम हर एक चीज़ तो नहीं काउंट करते ना, उसमें तो सिर्फ ये है कि जो करंट अकाउंट में जो हमारे ट्रेड और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है उसका तो हमें हाँ वहाँ सरप्लस हो सकता है, लेकिन साथ में ट्रेड डेफिसिट भी हो सकता है. ठीक है, तो ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं. वी इंडिया हैड ऑलवेज करंट अकाउंट डेफिसिट सिंस इंडिपेंडेंस. देखो ये स्टेटमेंट गलत है. इंडिया के पास करंट अकाउंट सरप्लस भी रहा है. 1977-78 के बाद क्या हुआ है, हमारी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक करना स्टार्ट किया, लेकिन सरप्लस 2003-4 के बाद सरप्लस हमें देखने को मिला है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे जो मेनली हम वेल्थ के लिए काम करते हैं एज कम्पेयर टू वेलफेयर. ठीक है, स्टेट इसमें इतना रोल नहीं करती. देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. बिल्कुल बात सही है. प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट. ये बात बिल्कुल सही है. देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सकती है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर एज अ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या कर रखी है कि हाँ ये लीगल है, RBI ने उसको लीगल बता रखा है. जो नहीं है नोट कंसीडर. 10 रुपी कॉइन में 10 रुपी कॉइन तो लीगल टेंडर में है, करेंसी और कॉइन तो है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई. ठीक है, कि ये नोट कंसीडर मतलब नोट कंसीडर क्यों नहीं करोगे आप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, चेक को भी नहीं कंसीडर कर सकते. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है.
गूटी, देखो ये गूटी तरंतुला एक स्पीसीज है, ये तमिलनाडु में भी देखा गया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटस, द IUCN स्टेटस ऑफ द साइटेड स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखो ये करंट का ही आप अलग से लिख लो। द स्पीसीज इज एंडेमिक टू इंडिया, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रांसफर पेमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से सब्सिडीज या फिर स्कॉलरशिप जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट आर द रिसिप्ट विच द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री कैन गेट विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज, ये बात बिल्कुल सही है। आपको कुछ अलग उनको रिटर्न नहीं करना होता, ठीक है, बस आपको पैसे देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स एड टू द एग्रीगेट डोमेस्टिक डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर कॉन्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो एग्रीगेट डिमांड में क्या है, तो एक्सपोर्ट ऐड होते हैं, तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। What will happen to the aggregate demand of an India if the India choose to buy the foreign currency? देखो अगर हमने सोचा इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है, कि अब क्या है, इंडिया क्या करेगी, फॉरेन गुड्स को बाई करेगी, तो एग्रीगेट डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, प्लस क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है, ठीक है। क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इकोनॉमी में? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप क्या, हम फॉरेन गुड्स ले रहे हैं तो इसका मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीगेट हमारी डिक्रीज़ होगी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इंपोर्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो यही सेकंड स्टेटमेंट, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, नहीं इंक्रीज़ नहीं करेगी क्योंकि हमारा क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड विल ऑसिलेट, नो, ठीक है, तो ओनली बी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Which of the following will happen if the household decide to spend more than their income on the goods of, मतलब कि अगर एक हाउस होल्ड ने समझ लिया कि यार मैं अपनी इनकम से ज़्यादा क्या करूँगा, खर्चा करूँगा, तो इसका मतलब वो बोरे करके करेगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इनकम ऑफ द हाउस होल्ड विल इवेंचुअली राइज टू हायर लेवल, यस, एक बार तो इनकम उसकी बढ़ेगी क्योंकि उसने क्या बोरो कर लिया ना। फर्म्स विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, यस, अब उसके बाद पैसा ज़्यादा, वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। दिस विल लेड टू द स्लो डाउन इन इकोनॉमी, ये जरूरी नहीं है, क्या पता वो कल को कामयाब हो गया तो वो पैसा लौटा भी दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कैशलेस इकोनॉमी, नाम से समझ होंगे कैशलेस इकोनॉमी का मतलब एन इकोनॉमिक स्टेट वेयर बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर डन थ्रू द बार्टर सिस्टम, नहीं भाई, बार्टर सिस्टम के थ्रू थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करते हैं मेनली, ठीक है। एक सेकेंड यार, an economic state where the financial transactions are not connected with money in the form of the physical banks notes or the coins but rather through the transfer digital instrument, ये बात बिल्कुल सही है, आपको साफ साफ दिख रहा है। an economic state whereby financial transactions are done through bonds, नहीं, bonds के थ्रू क्या है, वो तो भाई अगर आपने कुछ लोन लेना हो तो होता है। all of the above, नहीं भाई, only second statement सही है। consider the following statement, rice fortification is the practice of increasing the cultivation of rice through supplementing the soil with additional fertilizer and irrigation। देखो राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्या है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करो तो उसे राइस फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। द स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ द राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम, ये बात बिल्कुल सही है। द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पायलट स्कीम लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं स्टेट गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। देखो अभी क्या है, FSSAI जो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये भी बोला है जो भी फूड फोर्टिफाई होगा उस पर आपको +F का लोगो भी बनाना होगा, ये हमने पढ़ा भी था आई थिंक विजन के जब हम टेस्ट सीरीज करें तो उसी के अंदर एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो उसी में हमने पढ़ा, तो इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइज टू इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट किसको प्रोसेस करोगे, इकोनॉमी में आप किस हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, देखो शेयर में इन्वेस्ट करके क्या आप अपनी इकोनॉमी बढ़ा सकोगे लेकिन देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ये भी आप इकोनॉमी की नहीं बढ़ा रहे हो। इन्वेस्टमेंट इन द नेट एडिशन टू द कैपिटल, ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। देखो आप पढ़ भी सकते हो, इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमी इज ऑलवेज कैपिटल फॉर्मेशन फॉर अग्रेस और net addition to the capital stock, purchase of physical or financial asset does not constitute investment in economy, इससे इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर द फाइनल गुड, देखो फाइनल गुड आपको पता है जिसको अब आगे परचेज नहीं कंज्यूम करोगे, मतलब फाइनल गुड ये होता है, ठीक है, ये नहीं आगे रीसेल नहीं करोगे। कॉटन ग्रोन बाय द फार्मर फॉर मेकिंग यान, क्यों भी आगे क्या यूज़ नहीं होगी तो गलत है। क्लॉथ प्रोड्यूस बाय अ टेक्सटाइल फॉर मेकिंग शर्ट्स, क्यों वो आगे भी तो यूज़ हो सकता है। टी लीव्स यूज बाय अ हाउस होल्ड इन हिजर किचन, ये बात सही है, अभी आप उसको फाइनल यूज़ करें ना, उसका आगे कोई यूज़ नहीं है। टी लीव्स यूज बाय अ टी सेलर ऑन द रोड साइड, ठीक है, ये गलत है, वो टी लीव्स अगर जो बेच रहा है सेलर पे वो आगे जाके बंदा टी लीव्स तो यूज़ करेगा ना, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider the following statement, higher inflation is a particular year may led by the higher differences between the real and nominal GDP, ये बात बिल्कुल सही है। An increase in the share of the net indirect taxes may lead to the increase in the difference between the gross value addition and GDP, ये बात सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, which of the following committee was constituted to review the implementation of FRBM Act 2003, अब तो पता होगा ये NK सिंह कमेटी ही थी, ठीक है। With reference to the child health index, consider the following statement, it is a tool designed to measure and track children's well-being through healthy individual development, positive relationship and protecting, yes, it is developed by the World Vision India, ये बात बिल्कुल सही है।
मध्य प्रदेश वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन, आपको लगता है मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्म करता है? बिल्कुल भी नहीं। केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी ने टॉप किया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, ह्यूज इनफ्लोज ऑफ एफपीआई। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या बताना है कि किस वजह से डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स माइट लेड टू द डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी? ह्यूज इनफ्लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हाइक इन द इंटरेस्ट रेट बाय द यूएस फेडरल रिजर्व, इंक्रीज इन द इंटरनेट। बात बताओ, अगर हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस को इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा क्या है, ज़्यादा पैसा जाएगा तो हमारा तो रुपी डिप्रिशिएट होगा ना। बाइंग ऑफ द यूएस डॉलर बाय द आरबीआई फ्रॉम द मार्केट, अगर मैं आरबीआई कर रहा है यूएस डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है तो उससे क्या होएगा, मेरा जो रुपी है वो बल्कि डिप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेरा फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। हाई कितना इंटरेस्ट पर, ये बात सही है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट? देखो, अगर क्या है आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ा दिया, पॉलिसी रेट को ही रेपो रेट बोलता है, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है? फॉल इन इन्वेस्टमेंट, येस ऑफकोर्स, इन्वेस्टमेंट क्या कम होएंगी, ठीक है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दे। इंक्रीज इन बोरिंग, अरे बोरिंग तो बल्कि उल्टा कम होएंगी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ये बात बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन द सेविंग, नहीं, सेविंग्स उल्टा क्या होएंगी, इंक्रीज होएगी, क्योंकि अगर आप पता है रेपो रेट बढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। तो क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड? तेंदुलकर, लक्कड़वाला, सक्सेना, रंगारंजन। तो भाई मैं आपको बता दूं, चारों के चारों स्टेटमेंट क्या पॉवर्टी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफर पेमेंट्स? ट्रांसफर पेमेंट्स हमने ऑलरेडी इन 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अंडर द नेशनल इनकम अकाउंट इज आर करेक्ट। ट्रांसफर पेमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट एज वन वे पेमेंट, ये बात बिल्कुल सही, वन वे पेमेंट होती है। ऑफ मनी फॉर विच द नो मनी गुड्स एंड सर्विसेज इज, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द जीडीपी रेंज। देखो, ट्रांसफर पेमेंट का जब भी जीडीपी में यूज़ नहीं करते, ठीक है, ये आप समझ लो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। With reference to the National Pharmaceutical Pricing Authority, consider the following statement. The NPP is an independent body of experts under the Ministry of Chemical and Fertilizers formed in the year 1990. ये बात बिल्कुल सही, आपको पता होना चाहिए कि जो ये बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है। इट इज डेलीगेटेड विद द पावर्स टू एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस पैराग्राफ्स ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स 1995 एंड नाउ। ये बात बिल्कुल सही, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। With reference to the real exchange rate, consider the following statement. It is the relative price of the foreign goods in term of the domestic good, ये बात बिल्कुल सही है। It is a direct bearing on the amount of export and import transaction done by a country, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Which of the following are the company capital expenditure? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करिए। एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, यस, क्योंकि इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मेरा क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा। लोन्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द मार्केट, देखो इंटरेस्ट पेमेंट तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि आप क्या करते हो, ये टाइमली करते रहते हो, ठीक है, वन टाइम नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इसमें सही स्टेटमेंट है। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ द रेवेन्यू? रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या पार्ट करते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, देखो ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, ये बात बिल्कुल सही है। ग्रांट इन एड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी ग्रांट्स फॉरेन गवर्नमेंट से आ रहे हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बनते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Convention number 185 of the ILO, that is the International Labour Organization, seen in the news is a convention of the seafarer identity document, ठीक है। ये गाइस ये तो आई मीन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको नहीं पता होता, तो ये आप अलग से लिख लिया करो। A economic situation in which the prevailing interest rates are low and saving rates are high and expansionary monetary policy does not increase the interest rate income and the stimulate economic growth is generally called as। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब हमारी जो इंडिया है, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रही है, तो उसमें गवर्नमेंट ने हर एक काम कर लिया, मतलब कि इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिए हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी करा है, ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होता है, उसे हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो है ना, हम एक ट्रैप में फंस गए हैं कि जो भी हम फिजिकल मेजर्स भी ले रहे हैं और अलग से उधर मॉनेटरी मेजर्स भी ले रहे हैं और फिर भी इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट किस किस में होता है? देखो आपको पता होना चाहिए, बीओपी 3 तरह, देखो करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है और इसमें कैपिटल अकाउंट, दोनों को गिनते हैं, ठीक है। रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, देखो ग्रांट्स तो आते हैं इसमें, और सॉरी रेमिटेंसेस भी आते हैं,
ठीक है, गिफ्ट्स भी आते हैं। तो तीनों के तीनों क्या है, ये पार्ट है। तो ऑल द थ्री आर द करेक्ट ऑप्शन। विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी बेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टोटल लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई इज कॉल्ड द मॉनेटरी बेस। यस, इट डज नॉट इंक्लूड द वोल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो भाई ये गलत है, वोल्ट कैश भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द जीडीपी एट द फैक्टर कोस्ट। भाई आपको पता होना चाहिए सीएसओ क्या है, इसे पब्लिश करती है। ठीक है, एनडब्ल्यूएसओ मेनली पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा यूज़ करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज़ बीन इन यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये तो हम देख लेते हैं। सीबीडीटी ने क्या हुआ है, जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सीबीडीटी, दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट इज़ एन 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर हैज़ लाइफ टाइम वैलिडिटी। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ अलॉटेड टू अ पर्सन इंटेंडेड टू बी डायरेक्टर और एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर नॉन तारीफ बैरियर्स। नॉन तारीफ बैरियर्स कौन कौन है, क्योटा सिस्टम, यस। फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट, आपको पता है फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं कि वो मेजर्स आप लेते हो जिससे आपके एनवायरनमेंट पे या प्लांट्स या एनिमल्स की हेल्थ पे कुछ फ़र्क ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट कस्टम ड्यूटी, कोई इंपॉर्टेंट कस्टम ड्यूटी तो तारीफ बैरियर्स है। ठीक है, नॉन तारीफ बैरियर्स में नहीं आते। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। इन इकोनॉमिक व्हाट डज द टर्म यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस इंडिकेट। देखो आपको पता है जो हम यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस मेनली हम एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है 3 तरह के होते हैं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, वीकली होता है और एक क्या होता है डेली को ही हम यूजुअल बोलते हैं, फिर एक वीकली होता है और फिर एक 365 वाला होता है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वर्कर को क्या करता है, इंडिकेट करता है। विद रेफरेंस टू द इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज प्रेस्ड बाय न्यूक्लियर पावर नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन अनलेस एडवर्सली विद द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये बात बिल्कुल सही है। इट वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय द एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो ये बता दें ये जो पहली बारी किसने करा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं करा था। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। यस, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया एंड चाइना हैज़ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑन न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ये आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़े होंगे PT 365 तो आपको पता होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR। कैश रिजर्व रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नेट एंड टाइम डिपॉजिट्स मेंटेन बाय द बैंक विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द कैश डिपॉजिट। देखो फ्रैक्शन ऑफ नेट होता है, ठीक है, टोटल नहीं, टोटल SLR होता है। इस वजह से स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, SLR इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नेट डिमांड एंड टाइबिलिटीज मेंटेन बाय द बैंक विद RBI इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। ठीक है, एक सेकंड, CRR एंड SLR आर द पार्ट ऑफ द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी तो कोई तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का ये पार्ट नहीं है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, कभी क्या होता है जब आपके पास मिसमैच हो गए, बैंक्स के पास अगर नीड्स जितनी उन्हें ज़रूरत है और उनके पास इतना अवेलेबल नहीं है, अगर उसमें मिसमैच हो जाए तो क्या है RBI क्या करती है, टेम्परेरी टाइम पे क्या करती है, उसे वो पैसा देती है। तो ये गलत है। ठीक है, तो बाकी नॉन ऑफ द अबव इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ सॉरी, आगे बढ़ते हैं। एज पर द लॉ ऑफ डिमांड with other factors being constant the demand of the any particular good depends on which of the following। डिमांड किसी भी गुड की किस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ द गुड। यस बिल्कुल बात सही है। अगर प्राइस अगर उसका अच्छा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस बेकार कम होगा तो प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होएगा तो डिमांड कम होगी। ठीक है, प्राइस ऑफ अदर, यस अदर गुड्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पता चले भी चाय पत्ती का रेट ज़्यादा है तो बंदा क्या करेगा, कॉफ़ी पे लेगा। ठीक है, तो उस पर भी इस तरह से क्या है, हमने कल पढ़ा था किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड सप्लीमेंट्री गुड। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये कंज्यूमर प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो तीनों की तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। आपको पता है जो चीज़ कंज्यूमर की ज़्यादा बिकती है वही क्या उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब उसी हिसाब से उसका प्राइस होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द वेज एंड मीन्स एडवांस। द वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम वाज डेजिग्नेटेड टू मीट टेम्परेरी मिसमैचेस इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। देयर इज नो इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन द गवर्नमेंट फॉर अवेलिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस, नहीं इस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के पे भी होती है। 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल होती है, एक स्पेशल होती है। मेनली जो नॉर्मल होती है वो विदाउट सिक्योरिटीज़ होती है, वो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। बाकी जो स्पेशल होती है वो स्टेट गवर्नमेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी। देखो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो मनी की सप्लाई है उसे कम करना चाह रहे हो। लॉन्च ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, नो यार ये तो पर्सनल इनकम का। ठीक है, इंक्रीज इन द रेपो रेट। ठीक है, नहीं आप रेपो रेट को इंक्रीज नहीं करोगे। कट इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट, नहीं। ठीक है, उल्टा बढ़ाओगे। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रॉफिट अर्न बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ जापान एस्टैब्लिश इन इंडिया इज नॉट अकाउंटेड इन GNP ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हमारे इंडिया के जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ वही होगा जो इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा किया जा रहा है। अब वो जापान की कंपनी, वो तो जापान के ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, नो डाउट ये हमारी GDP में जरूर काउंट होएगा, ठीक है। इनकम अर्न बाय द इंडियन प्रोफेसर फॉर हिज लेक्चर गिवन इन चाइना विल बी अकाउंटेड इन इंडिया GDP, ठीक है। ये बात भी सही है। तो बोथ 1 और 2 आर द स्टेटमेंट सही, क्योंकि जो इंडिया का प्रोफेसर है वो चाइना में लेक्चर दे रहा है तो वो चाइना के GDP में काउंट होएगा ना, इंडिया की तो वो GNP में काउंट होगा, इंडिया के GDP में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड बास्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ रिलीज बाय द CSO, ठीक है। तो ये देखो बता दूँ, ये CSO के द्वारा भी रिलीज़ किया जाता है। द बेस ईयर ऑफ द CPI हैज़ बीन रिवाइज बाय द RBI ने, RBI ने नहीं रिवाइज किया था, CSO ने रिवाइज किया था, तो ये गलत होगी। CPI रिफ्लेक्ट्स द प्राइस ऑफ अवर कंजप्शन बास्केट रेदर देन द गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। देखो ये 4th स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या 1st, 2nd एंड 4th स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सिर्फ 3rd स्टेटमेंट थी गलत है, ठीक है। हम देख रहे थे 3rd स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या सही है। हाँ, ये मैंने आपको बोला था, सही है। द लेक इज सराउंडेड बाय द सरांदा हिल्स ऑन द वेस्टर्न, देखो गाइज ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। द लेक इज सराउंडेड बाय द सरांदा हिल्स ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द बिशुम्बर हिल्स ऑन इट्स नॉर्थर्न साइड। इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन द ओडिशा सिचुएटेड नियर रिवर महानदी। कौन सा लेक है, देखो छिलका लेक तो पहले बता दो, ये फ्रेश वाटर लेक तो है ही नहीं, तो ये गलत है। तो अंसुपा लेक इसका राइट आंसर है। पिचोला लेक, मिंसर लेक ये गलत है, ठीक है। Consider the following statement, FDI flows into the primary market whereas the FII flows into the secondary market। ये बात बिल्कुल सही है। Any investment in the unlimited company comes under the FDI, ये बात बिल्कुल सही है। Any foreign investment above the 10% in a listed company comes under the foreign institutional investment, no, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट कैन फाइनेंस इट्स फिजिकल डेफिसिट। अगर फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से उसे फाइनेंस कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सही। बोरिंग्स ले सकते हैं होम से, ये बात बिल्कुल, बोरिंग्स एब्रोड से भी ले सकते हैं, बोरिंग्स RBI से भी ले सकते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का क्या, importing goods from a nation which have a comparative advantage in world economy, no. Importing of the manufacturing products to substitute the import of the primary product, no. Substituting the imports with domestic production, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। import substitution का मतलब क्या है, आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन से क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। इंक्रीजिंग imports to export to have a favorable balance of, no। इन्होंने क्या पूछा है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का पूछा, ये नहीं पूछा कि हाँ यार हम एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देंगे, नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो बात हुई ही नहीं। ऑक्जोगुल ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कंट्री में है, तो ये आइसलैंड में है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिफॉर्म पॉलिसीज, री रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर इनिशिएटेड इन द इंडिया विद द, मतलब 1991 के बाद क्या क्या है इनिशिएट हुआ, जरा हम द्वारा देख लेते हैं। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री, येस बिल्कुल बात सही है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आए थे क्योंकि LPG पॉलिसी स्टार्ट होगी। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो अभी तक भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बात क्या करते हैं, with reference to the micro insurance consider the following statement, it aims to promote insurance coverage among the economical weaker section, ये बात बिल्कुल सही है। it is regulated by the PFRDA, नहीं भाई ये पेंशन फंड नहीं करती, इंश्योरेंस जो रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, इसे रेगुलेट करती है, ठीक है। it is connected to the NGO and the self help groups are independent, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider the following, clean floating, dirty floating, load center, which of the following are the current exchange rate system। तो भाई तीनों के तीनों हैं, ये all the 3 स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। With reference to the SDR, consider the following statement, it is an internationally monetary reserve created by the World Bank। देखो ये IMF के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है, ये IMF की करेंसी है। It is used as a reserve asset to supplement the existing reserve of the member country, ये बात बिल्कुल सही है। It is calculated daily as the weighted sum of the values in dollars of the 5 currency। आपको पता है SDR आप 5 करेंसीज में रख सकते हो, ठीक है। वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। डॉलर होती है, यूरो होती है, पाउंड्स होती है, एक चाइनीज़ का होता है और एक जापानीज़ का युआन होता है, ठीक है। तो ये 5 करेंसी है। Consider the following statement, total fertility rate is defined as the number of children born to a woman until the age of her child bearing age, बिल्कुल बात सही है। The latest report by the sample register showing that TFR is declining to 2.2, ये बात बिल्कुल सही है। The state with maximum TFR ओडिशा, केरला एंड तेलंगाना, देखो ओडिशा में नहीं है, इसे बिहार ही है इसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूपी और बिहार इसमें हाईएस्ट TFR है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द नाम
नाम क्या है ये आपको पता ही, ई पोर्टल है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज द पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल फॉर द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये बात बिल्कुल सही है। इट विल बी इंप्लीमेंटेड एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये बात भी सही है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ये गलत है। जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जो नाम है वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो आप ये पढ़ सकते हो। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन है वो क्या है, इसको डील कर रहा है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अपने इकोनॉमी का जो सेकंड टेस्ट है इनसाइट का वो भी कवर कर लिया है। तो कल मैं एक और नए टेस्ट के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, ठीक है।